तो किस प्रकार से ये जो हॉलैंड के लिए एक तरह से रिकॉर्ड जो बना है 5 गोल से एक तरह से सिटी अंतिम 8 में पहुंच गई है। और जिसमें कि एक से पहले चरण के मुकाबले में सिटी को लिपजिग ने बराबरी पर रोका था और 8-1 के औसत से उसने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट एक तरह से जो खेल जगत की खबर के बाद जो हमारी खबर है कारोबार जगत की खबर उसकी तरफ। तो कारोबार जगत की खबर में जैसे कि ब्याज दरों में वृद्धि से सस्ते घरों की एक तरह से बिक्री जो है 15% घटी है। और जिसमें कि 55 लाख वाले मकान खरीदारों में एक तरह से वृद्धि दर्ज की गई है। और वहीं कुल होम लोन ग्राहक जो है 1.15 करोड़ जो कि हो गए हैं और बकाया रकम जो कि 18.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और EBLR का हिस्सा 48% जो कि हो चुका है। और EBLR से जुड़े होम लोन ग्राहक 55.2 लाख, बकाया रकम जिसकी 9.1 लाख करोड़ हो गई है। और 47 लाख ग्राहकों ने किस्त अवधि पर दोनों बढ़वाई हैं जिसमें कि 8.2 लाख करोड़ रही है। वहीं इसके बाद पिछले साल से लगातार जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं ने छोटे घर खरीदारों को हौसला पस्त कर दिया है। और जबकि महंगे घर खरीदने वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। अप्रैल से फरवरी के बीच निर्यात जो है 7.5% बढ़कर 406 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है जिसमें कि आयात में 19% की तेजी आई है। और व्यापार घाटा 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है जिसमें कि 653.47 अरब डॉलर आयात रहा है अप्रैल फरवरी में। और पाम तेल आयात 30% गिरकर 8 माह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं जो हमारी नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ हम चलते हैं। सोना 310 रुपये सस्ता हो गया है और चांदी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है यानी कि 57,070 रुपये प्रति 10 किलोग्राम पर सोना एक तरह से जो कीमत दर्ज की गई है। और चांदी जो कि 66,535 रुपये एक तरह दर्ज की गई है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। हमारी जो नेक्स्ट खबर है वह है देश विदेश की खबर। तो देश विदेश की खबर में हमारे जो विदेशी वकील भी प्रैक्टिस कर सकेंगे एक तरह से बार काउंसिल में। और यह खबर मैंने आपको भी बताई है जैसे कि। वहीं हम आपको लेकर चलते हैं जो हमारी एडिटोरियल एनालिसिस है उसकी तरफ। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर एक रिपोर्ट आई है तो उसी रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बीमार करने वाली हवा जो कि हेडलाइन भी दर्ज की गई है दर्शाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि भारत पहले ही आज तेज़ी से बढ़ती आर्थिक व्यवस्था हो लेकिन वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक वह दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है जो नीति निर्माताओं के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। और निस्संदेह पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण को लेकर काफ़ी विमर्श हुए हैं। और इसे नियंत्रित करने के लिए कई तरह की पहल भी हुई है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की संस्था IQAir की 2022 की रिपोर्ट दिखाती है कि ज़मीनी स्तर पर कुछ खास नहीं बदला है। मसलन 2021 में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले PM 2.5 का औसत स्तर अपने देश में 58.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था जो कि 2022 में मामूली गिरावट के साथ 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से 7 गुना अधिक है। वहीं राजधानी दिल्ली की तो हालत और भी ख़राब है जो बेशक अब दुनिया का चौथा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है लेकिन यहाँ भी PM एक तरह से 2.5 खतरनाक स्तर पर है। और मध्य और दक्षिण एशिया के एशिया के देशों में वायु प्रदूषण की जो स्थिति है सबसे ख़राब है।
और जिसमें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, जबकि राजस्थान का भिवाड़ी इस सूची में तीसरे नंबर पर है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 17 लाख लोग असम में मारे जाते हैं। विभिन्न तरह की विशेषज्ञ रिपोर्ट्स और शोध दिखाते हैं कि अस्थमा, कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और हृदय रोग का एक बड़ा कारण वायु प्रदूषण भी है, और इसकी सर्वाधिक कीमत प्रवासी मजदूरों, वृद्धों, महिलाओं और बच्चों को चुकानी पड़ती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पराली, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, वाहनों का धुआं, यहाँ तक कि रसोई गैस तक का वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। बेशक पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन बिजली की मांग को देखते हुए कोयले की खपत कम होती नहीं दिख रही है। वहीं वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, और इसके तहत 2024 तक PM 2.5 तथा PM 10 के स्तर में 2017 के स्तर से 20 से 3% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हासिल करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं बदलकर साहसिक और दूरगामी कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। जो हमारी नेक्स्ट एनालिसिस है, जो सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर हमने एक एनालिसिस जो हम अब बनाने वाले हैं, जो आपके सामने रखने वाले हैं। तो किस प्रकार से जो अमेरिका में ये दोनों बैंक डूबे हैं, तो उसी के ऊपर एक एनालिसिस की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सदियों से भारतीय संतों और महात्माओं ने माया की व्याख्या की है। उन्होंने पाया है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह माया है, और हम जिस दुनिया में रहते हैं वह भी माया ही है। खुलासे के इस मौसम में बचतकर्ताओं और निवेशकों और सरकारों की यह दुनिया इस शाश्वत सत्य का अनुभव कर रही है। और शुक्रवार तक दुनिया के 10 में से 9 लोगों ने संभवतः सिलिकॉन वैली बैंक SVB का नाम तक नहीं सुना होगा। 7 मार्च को इस बैंक ने फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में स्थान दिए जाने का जश्न मनाया है, और 10 मार्च को ध्वस्त होने पर उसे बंद कर दिया गया है। अमेरिका के जो नियामकों ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को नियुक्त किया है। $200 अरब से अधिक संपत्ति वाले SVB का पतन अमेरिका के इतिहास में बैंकों के पतन की दूसरी सबसे बड़ी घटना है। जिन लोगों के $2.5 लाख से अधिक जमा थे, उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ा है, और अमेरिकी सरकार द्वारा शुक्रवार और शनिवार को दिखाया गया लचीलापन अन्य छोटे और क्षेत्रीय बैंकों की घबराहट के साथ खत्म हो गया है। रविवार को एशियाई बाजार खुलने से पहले अमेरिकी सरकार ने जमाकर्ताओं को उनके पैसे की गारंटी देने के लिए एक योजना बनाई है, ताकि स्टार्टअप वेतन का भुगतान करने के लिए धन का उपयोग कर सके। SVB के पतन के ने निवेशकों में घबराहट पैदा कर दी है। हिंदी के दिवंगत मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के शब्द उधार लेकर वैश्विक बाजार को देखें तो वह लथपथ नज़र आ रहा है। अमेरिका और यूरोप के बैंक शेयरों का मूल्य करीब $200 अरब घटा। अमेरिका में लगभग आधा दर्जन बैंकों ने अपना बाजार मूल्य का 50% से अधिक खो दिया है, और कई में व्यापार रोकना पड़ा है। और भारत में बैंक निफ्टी लगभग 1800 अंक नीचे गिर गया है, और SVB की संपत्ति देनदारी बेमेल थी, और इसने कम अवधि के लिए जमा लिया था, लेकिन धन को लंबी अवधि में बॉन्ड में लगा रखा था। तो स्पष्ट शब्दों में कहें तो जब जमाकर्ताओं ने अपने धन की मांग की तो बैंक के पास पैसा नहीं था। इसका क्या कारण है? बचत कितनी सुरक्षित है, यह बैंकिंग परिदृश्य पर निर्भर करता है, या उन बदलावों के क्रम को समझने के लिए लिहाज से शिक्षाप्रद है जो भरोसे के पतन का कारण बने हैं। 1 दशक से अधिक समय में से अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने कम ब्याज दर पर ऋण दिया। अमेरिका में ब्याज दरें सिर्फ 1% से ऊपर थी, और यूरोप के बैंकों में अपना पैसा रखने के लिए ग्राहकों से शुल्क लिया, और वास्तव में दुनिया भर में $180 खरब से अधिक ऋण ने नकारात्मक कमाई दर्ज की है। फिर
महामारी के बाद राहत पैकेज आया है और सरकारों ने जीवन और जीविका बचाने के लिए राहत पैकेजों में एक तरह 70 खरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इससे कम लागत वाली व्यवस्था वास्तव में शून्य लागत वाली व्यवस्था में बदल गई है। इससे अतिरेक बढ़ गया है और बेहतर रिटर्न के लिए धन का फैंसी और जोखिम भरे क्षेत्रों में निवेश होने लगा है। और क्रिप्टो संपत्ति में बिटकॉइन के नेतृत्व में वैल्यूएशन 30 खरब डॉलर तक पहुंच गया है। अचल संपत्ति में और फैंसी स्टार्टअप एवं उद्यमों में कम दरों पर निवेश किया गया है, जहां लाभ नहीं कमाना व्यापार का मॉडल था। और एक तरह से मार्च 2022 तक दुनिया दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति में से घबराकर जागी है और केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है और यह आसान धन का अंत था। इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा शुरू की गई नई ब्याज दर में वृद्धि का 1 वर्ष पूरा हो गया है और भारतीय रिजर्व बैंक सहित कई अन्य ने भी इसका अनुसरण किया है। पिछले 12 महीनों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 8 बार बढ़ोतरी की है, जिससे दरों में बढ़ोतरी की वैश्विक दौड़ शुरू हो गई है। और दरों में बढ़ोतरी की गति को देखते हुए ऐसी दुर्घटना का होना निश्चित था। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से क्रिप्टो परिसंपत्तियों, शेयरों, रियल एस्टेट और पुराने बॉन्ड के मूल्यों में गिरावट आई है और जो SVB जैसे बैंकों द्वारा कम दरों पर जारी किए गए थे। और अमेरिकी बैंकों ने बॉन्ड होल्डिंग्स में 620 अरब डॉलर का घाटा दर्ज किया है। दरों में तेज वृद्धि ने मुद्रास्फीति को रोका तो नहीं, बल्कि इसने निश्चित रूप से प्रणालीगत कमजोरी को बढ़ाया है। व्यवसाय मॉडल और निवेश रणनीतियों में दोष अभी तक उजागर नहीं हुआ है और उद्यमों से धन का पलायन परिणामों के साथ जुड़ा हुआ है। भारत सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने पहली बार यह धारणा बनाई है कि मुद्रास्फीति स्थायी थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के साथ यह प्रचारित किया जा रहा है कि मंदी अस्थायी होगी। यह सच है कि अमेरिका में प्रणालीगत संकट ने इस पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया है कि क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए या नहीं। पूर्वानुमान यह था कि अमेरिका में ब्याज दरें 6% तक पहुंच जाएगी। यह भी सच है कि मौजूदा ब्याज दरें भी प्रभावित करेंगी और विकास को भी रोकेंगी। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए इसमें सबक है, जो विकसित दुनिया को मुद्रास्फीति एवं पूर्वव्यापी तर्क में फंस गए हैं। धन की बढ़ती लागत अमेरिका और अन्य जगहों पर उद्यम पूंजी की क्षमता को कम करती है। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसके निहितार्थ है। एक यूनिकॉर्न के रूप में स्टार्टअप का विकास व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करता है, लेकिन एक स्थायी इकाई के रूप में विकसित होने के लिए वित्त पोषण अनुक्रमिक ग्लाइड पथ पर भी गंभीर रूप से निर्भर होता है। पहले से ही धन की तंगी के संकेत बढ़ रहे हैं, जिसने ज़ॉम्बी स्टार्टअप का भय पैदा कर दिया है। मूल्यांकन और शेयर बाजार में गिरावट भी फंड को बाहर निकालने से रोकती है और स्टार्टअप के IPO जारी होने के बाद के खराब रिकॉर्ड से यह और भी बढ़ जाता है। व्यापक स्तर पर उच्च लागत और कम विकास वाला परिदृश्य वैश्विक खपत को प्रभावित करता है और इसलिए व्यापार FDI एवं पोर्टफोलियो प्रभाव प्रकट होता है। और यह और भी बदतर हो सकता है अगर यह प्रकरण अमेरिकी वित्तीय बाजारों को संक्रमित करता है। प्रणालीगत जोखिम आमतौर पर केवल तभी सामने आता है जब वह एक होता है। ऐसे में सलाह है कि गीतकार नीरज की पंक्तियों को याद रखें, ए भाई जरा देख के चलो। तो इस प्रकार इस एनालिसिस के माध्यम से बैंकों में किस प्रकार से गिरावट दर्ज की गई है और किन कारणों से यह भी दर्शाया गया है। तो इसके बाद हम छोटी सी कहानी के बाद आपसे विराम लेंगे। पल पल कीमती है, जिसका एक तरह से जो हेडिंग है जिसकी, तो सभी संप्रदायों के धर्म ग्रंथों में मानव जीवन को दुर्लभ और अनूठा बताया गया है। धर्माचार्यों, दार्शनिकों व विचारकों ने अपने उपदेशों में हमेशा यही कहा है कि मनुष्य की आयु सीमित होती है, अतः जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। राजा विक्रमादित्य को संस्कृत का यह श्लोक अत्यंत प्रिय था। प्रत्यवेक्षत नरचरितमात्मन
किन्नु पशु भी तुल्यम किन्नु सत्पुरुषेरिव, अर्थात मेरे इस बहुमूल्य जीवन का जो दिन व्यतीत हो रहा है वह पुनः लौटकर कभी नहीं आएगा। अतः प्रतिदिन हमें यह चिंतन करना चाहिए कि आज जो दिन व्यतीत हुआ वह पशुवत गुजरा अथवा सत्पुरुष की तरह। उपरोक्त श्लोक एक दीप के समान हमेशा उनका मार्गदर्शन करता रहता था। आदि शंकराचार्य ने भी इसी तरह कहा था, अरे मूढ़ मानव, न जाने कितने पुण्यों से पशु की जगह यह मानव योनि प्राप्त हुई है। यदि तूने इसे केवल भोग विलास और ऐश्वर्य में बिता दिया तो अंत में सिर पीट पीट कर रोने के सिवा तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। मनुष्य जीवन का एक एक क्षण कीमती है, अतः सद्गुणों को ग्रहण करने, भगवान की भक्ति करने और सेवा परोपकार जैसे सत्कर्मों में जीवन व्यतीत करने में ही भलाई है। तो इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। निरंतर हमारे साथ बने रहिए कटिंग चाय में। हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस। धन्यवाद।